क्या आपको पता है अंधेरे को भगाकर घर को रोशनी देने वाला बल्ब कैसे बना था? थॉमस एडिसन के 10,000 से ज्यादा बार के प्रयास के बाद ही बल्ब बनाना संभव हो सका। एडिसन ने कहा था कि मैं बार बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने जाना कि 10,000 ऐसे तरीके थे जिससे बल्ब बनाना संभव नहीं हो सकता था। यानी उनकी सफलता का राज था जल्दी सफलता पाने की हड़बड़ी में ना रहना और उम्मीद न छोड़ना। तो आप भी समझे, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समंदर से नूर निकलेगा। बस उम्मीद का दामन पकड़ें, अपने मंजिल की डगर पर चलते रहिए। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं पराक्रम जो सीधे दिल को छूती हैं। और केरल के कोच्चि में 2 महिला शिक्षकों ने जो काम किया है वो भी दिल को छूता है। इनकी कहानी कुछ ऐसी ही है। इन दोनों ने बेघरों के लिए 150 घर बनवाकर पराक्रम ये साबित कर दिया है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। क्या बात है। कोच्चि में एक स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्टर लिजी और उनकी सहकर्मी ऐसी मिसाल पेश कर रही हैं जो सच में काबिले तारीफ है। दोनों ने स्कूल के शिक्षकों और लोगों की मदद से इस नेक काम को मंजिल तक पहुंचाया है। हेलो इंडिया की शुरुआत इस पॉजिटिव न्यूज के साथ। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। लोगों की मदद करना उनका पहला धर्म होता है। केरल के कोच्चि में 2 महिला शिक्षकों ने इस राह पर चलते हुए मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल इन महिला शिक्षकों ने बेघरों के लिए 1 या 2 नहीं, पूरे 150 घर बनवाए हैं। इन घरों में वो लोग रह सकते हैं जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। We started House Challenge project. First of all, to shelter our own students, those who come without basic facilities. Then when we saw our dream is to make the society homeless free. That means to end homelessness. So in order to fulfill our dream, we started this journey of transformation by promoting a culture of collaboration, sharing. बेघरों के लिए घर बनवाने की शुरुआत स्कूल के ही एक गरीब बच्चे से हुई थी। दरअसल 6 साल पहले टीचर सिस्टर लिसी को पता चला कि उनके स्कूल में पढ़ने वाला 8वीं क्लास का एक छात्र बेघर है। इस छात्र के पिता की मौत हो चुकी थी। वो एक राजमिस्त्री थे। 8वीं क्लास के बच्चे के पास कोई परिवार नहीं था। इसके बाद सिस्टर लिसी और लिली पॉल ने मिलकर बच्चे के लिए एक घर बनाने का जिम्मा उठाया। दोनों शिक्षिकाओं ने इस काम को लेकर अधिक से अधिक लोगों से बात की और मदद की अपील की। आखिरकार वो चंदे से इस बच्चे के लिए घर बनवाने में सफल रही। A teacher never born into the 4 walls of a classroom. She has to move outside and enter into the lives of this kind of needy people, poor people. They can do very much in the lives of people and also in the society. आगे इन दोनों महिला शिक्षकों ने तय किया कि वो इस कारवां को आगे बढ़ाएंगी। इसके बाद कई लोग आगे आए और हर संभव मदद की। कई लोगों ने अपनी जमीनें भी दान में दे दी, जिन पर ये घर बनवाए गए। दोनों शिक्षिकाएं कहती हैं कि 6 साल पहले शुरू हुआ ये कारवां लोगों की मदद से आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। तो ये वो गांव हैं, 3 गांव की कहानी अभी हमने देखी जो यूनाइटेड नेशंस के हम एक तरह से कहें तो सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर गांव की कैटेगरी में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से 3 गांव हैं। और पराक्रम, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी। जाहिर तौर पर गांव की तस्वीर इस बहाने जो हमने देखी है, एक बार फिर से हमारा दिल खुश हुआ है। और जैसा हमने कल भी कहा था कि जन भागीदारी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए और भारत बहुत खूबसूरत देश है प्रीति, और उसको बनाने वाले, जो खूबसूरत बनाने वाले लोग हैं वो हमारे ही गांव के लोग हैं। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन है ये, इससे दूसरे लोग भी सीख सकते हैं कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और इस खबर के बाद आइए देश की बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर रवाना होंगे। गुरुवार को उनकी मुलाकात अमेरिका के शीर्ष उद्योगपतियों से होगी। शुक्रवार को वे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शीर्ष बैठक में शामिल होंगे। उसी दिन वे क्वाड शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला विदेश दौरा है। प्रधानमंत्री के साथ इस यात्रा में विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव श्रृंगला सहित दूसरे अधिकारी शामिल हैं। वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति जो संयोग से भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की उनसे यह पहली मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे, जो कि भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे होगा। अमेरिका यात्रा से पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान में हालात को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कोविड वैक्सीन के भारत के निर्यात के फैसले का स्वागत किया है। और अब बात करते हैं राज्यसभा उपचुनाव की। राज्यसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इससे पहले मंगलवार को कई उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में राज्यसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में अपना पर्चा दाखिल किया। लड़कियां अगले साल मई में होने वाली एनडीए प्रवेश परीक्षा अब दे सकेंगी। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ये जानकारी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि महिला उम्मीदवारों को अगले साल मई में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाली अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकार की टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी का लोग बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। करीब 90,000 मरीज इलाज के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। अब तक 1.5 करोड़ मरीज इसके तहत परामर्श ले चुके हैं। इससे पूरे देश में रोगियों के साथ साथ डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने बड़े पैमाने पर इसे अपनाया है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने जानकारी दी है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। वहीं वयस्कों के लिए कोवैक्सीन का उत्पादन अक्टूबर में बढ़कर 5.5 करोड़ डोज तक पहुंच जाएगा। पिछले 24 घंटों में करीब 1 करोड़ टीकाकरण के साथ भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 81.85 करोड़ के पार पहुंच गया है। और अब बात करते हैं राज्यवार खबरों की ओर। NEWS में आपको बताते हैं देश के चारों कोनों में क्या कुछ है खबर के लिहाज से खास। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नए अध्यक्ष बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की बालोर घाट सीट से लोकसभा सांसद सुकांता मजूमदार को पार्टी की राज्य इकाई का नया अध्यक्ष बनाया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रहे दिलीप घोष को पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। ट्राइफेड ने सीप की खेती में जनजातीय उद्यमिता के विकास के लिए झारखंड के पूर्ति एग्रोटेक के साथ समझौता किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में दिल्ली में हुए समझौते के तहत ट्राइफेड बिग बास्केट के साथ मिलकर सीप को ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। उत्तर प्रदेश में सरकार ने मच्छर जनित बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए तालाबों में गंबूसिया मछली छोड़ना शुरू कर दिया है। गंबूसिया मछली मच्छरों को नष्ट कर देती है और ये नाले के पानी में भी जीवित रह लेती है। प्रदेश में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में
24 से 28 सितंबर तक पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 5 दिन के इस फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में सितंबर का महीना पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। यहां महिलाओं, गर्भवती माताओं और बालिकाओं को पोषक आहार के बारे में जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी कुछ खास सुर्खियों की। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में 2 पायदान की छलांग लगाई है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रैंकिंग में 46वें स्थान पर आ गया है। भारत स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और नवाचार को बढ़ावा देने में लगातार सुधार कर रहा है। भारत ने पिछले कई वर्षों में लगातार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सुधार दर्ज करते हुए आगे कदम बढ़ाए हैं। साल 2015 में 81वें पायदान से 2021 में 46वें पायदान तक भारत पहुंचा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क में हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस से भी मुलाकात की। उन्होंने अफगानिस्तान के घटनाक्रम और हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित में क्वारंटीन से संबंधित मुद्दे को जल्द समाधान करने का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने रोडमैप 2030 की प्रगति पर भी चर्चा की। पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण जारी है। अभ्यास में दोनों देशों की इन्फेंट्री बटालियन भाग ले रही हैं। दोनों सेनाओं की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों से परिचित होने के साथ साथ दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ पर्वत युद्ध रणनीति, आपदा सहायता, पहाड़ी इलाकों में राहत और बचाव कार्य दक्षता को साझा कर रही हैं। इस अभ्यास में पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान को लेकर 48 घंटे का विशेष कठिन अभ्यास भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने संसदीय चुनाव जीत लिया है। हालांकि संसद में बहुमत हासिल करने से वो चूक गए हैं। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लिबरल पार्टी 156 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है। हालांकि बहुमत से अभी 14 सीटें कम है। कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत के लिए 170 सीटों की जरूरत पड़ती है। कंजर्वेटिव्स 122 सीटों पर जीत चुके हैं और अंत में और अंत में सार्क समिट को लेकर बड़ी खबर है। शनिवार को न्यूयॉर्क में होने वाली सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक स्थगित हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान तालिबान को इस बैठक का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन भारत सहित बाकी जो सदस्य देश हैं उनके विरोध की वजह से स्थगित करना पड़ा। इस बैठक में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइडलाइंस पर यह बैठक होनी थी। और आपको बता दें कि सार्क बैठक का बहिष्कार जो भारत ने किया है उसमें चूंकि अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा जबरन सत्ता हथियाने के बाद ये भारत की ओर से पहली सख्त प्रतिक्रिया है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत का एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। और इंटरनेशनल खबरों के बाद पराक्रम, अब बारी आती है न्यूज यू कैन यूज की, यानी वो खबर जो सीधे आपके उपयोग से जुड़ी है, आपसे जुड़ी है। राशन कार्ड की अगर हम बात करें पराक्रम, तो गरीब और कम आय वर्ग के लोगों के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक इसे माना जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे राशन कार्ड में कुछ कमियां होती हैं या राशन कार्ड अपडेट करना होता है, कार्ड खो जाए तो डुप्लीकेट कॉपी बनवानी होती है या फिर नया राशन कार्ड हमें चाहिए होता है। बिल्कुल प्रीति, और आपको पता है कि सरकार की कोशिश है, सरकार ने जो बहुत सारे खाते खुलवाए हैं उसमें सरकार का ये भी प्रयास है कि जो योजनाएं हैं, वो जो सुविधाएं हैं, वो सीधे जनता के पास, जनता तक पहुंचे। इसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता भी बहुत ज्यादा लाई गई है। और ऐसे काम के लिए कई लोग बड़ा परेशान होते हैं जब राशन कार्ड की बात होती है, उनको जानकारी नहीं होती। लेकिन अब ऐसी तमाम परेशानियों से आप चुटकियों से निजात पा सकते हैं। कैसे, ये जानने के लिए देखिए न्यूज यू कैन यूज। कॉमन सर्विस सेंटर सुविधा ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ करार किया है। देश भर की 3 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराया जाएगा। इतना ही नहीं,
अब आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए राशन कार्ड से जुड़ी कोई भी सेवा को एक्सेस कर सकते हैं। सरकार की इस पहल से देश भर के 23 करोड़ से अधिक राशन कार्ड होल्डर्स अब कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए राशन कार्ड से जुड़ी कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इन सेवाओं में आप राशन कार्ड के विवरण को अपडेट करा सकते हैं, आधार सीडिंग करा सकते हैं, आप अपने राशन कार्ड का डुप्लीकेट प्रिंट भी करा सकते हैं, राशन की उपलब्धता के बारे में पता कर सकते हैं और इतना ही नहीं, आप राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतें भी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए कर सकते हैं। राशन कार्ड खो जाने पर नए राशन कार्ड के लिए आवेदन भी किया जा सकता है। आमतौर पर राशन कार्ड 3 तरह से बनते हैं। गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों को APL, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए BPL और सबसे गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय। ये कैटेगरी किसी व्यक्ति की सालाना आय के आधार पर तय की जाती है। देश का हर वो नागरिक जिसके पास भारत की नागरिकता हो, वो राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। और न्यूज़ के बाद आज के खास दिन की भी बात होगी। प्रीति, आज का जो खास दिन है वो क्या है? मतलब हम हर बार हमारे व्यूअर्स को बताते हैं कि आज का दिन किस लिए खास है। आज बहुत इंटरेस्टिंग बात हम बताने जा रहे हैं। आज वर्ल्ड रोज डे है और पराक्रम, अब जब रोज डे का नाम हम लेते हैं तो सबके जहन में, हर एक के जहन में लगभग यही आता है कि जब एक दूसरे को फूल देकर मोहब्बत का इजहार किया जाता है। लेकिन जानकर आप सबको ये ताज्जुब होगा कि रोज डे फरवरी में ही नहीं आता, सितंबर में भी आता है। ये एक ऐसा दिन जो कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए नई उम्मीद और नई प्रेरणा लेकर आता है। ये दिन कैंसर पीड़ितों से मानवीय व्यवहार करने और उनके दुख बांटने के लिए हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे के रूप में मनाया जाता है। आज वर्ल्ड रोज डे है। हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है। मेलिंडा रोज महज 12 साल की उम्र में ब्लड कैंसर का शिकार हो गई थी। इस कारण मेलिंडा आज हम सब के बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद में हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। कैंसर पीड़िता होने के बावजूद मेलिंडा ने जिंदगी से कभी आशा नहीं छोड़ी थी। कैंसर के इलाज के दौरान मेलिंडा ने खुद कैंसर पीड़ितों के लिए पत्र, कविताएं और कुछ ईमेल भी लिखे थे। इन सभी के माध्यम से मेलिंडा ने कैंसर से जूझ रहे लोगों का हौसला बढ़ाने का सराहनीय प्रयास किया था। मेलिंडा की जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों की जिंदगियों में खुशी लाना था। वर्ल्ड रोज डे कैंसर पीड़ितों में प्यार और उनमें जिंदगी के प्रति आशा को संचारित करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि गुलाब का फूल प्यार और परवाह का प्रतीक है। इसीलिए कैंसर के मरीजों को गुलाब का फूल भेंट किया जाता है। इस दिन विभिन्न प्रकार के कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाने का भी प्रयास किया जाता है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि कैंसर पीड़ित इस स्थिति में खुद का ख्याल कैसे रखें। प्रीति, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जब सुना जाता है तो डर लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप यदि इच्छा शक्ति को अपना लें और हिम्मत ना हारें तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को भी आप परास्त कर सकते हैं और जीत सकते हैं। कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। बिल्कुल, और वर्ल्ड रोज डे के जरिए कहीं ना कहीं कैंसर को लेकर जो जागरूकता है उसे भी याद करने का दिन है। और कैंसर के मरीजों की संख्या जिस तरह से भारत में भी और दुनिया भर में लगातार बढ़ रही है, इसकी अहमियत, वर्ल्ड रोज डे की अहमियत और बढ़ जाती है। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिट रहो इंडिया की। और अब फिट रहो इंडिया में आपकी सेहत की बात स्वाभाविक रूप से हम करते हैं, और हाइपोथायराइड के लक्षण आखिर क्या कुछ हैं, इसमें क्या खाएं क्या ना खाएं, ये तमाम सारी बातें हमारे एक्सपर्ट बिल्कुल। और हाइपोथायराइड की बात हम जब कर रहे हैं तो हो सकता है कई लोग इस टर्म को समझ ना पाते हो, लेकिन ये हमारी थायराइड ग्लैंड को लेकर है। और थायराइड को लेकर अगर कोई गड़बड़ी होती है इस ग्लैंड को लेकर, इस हार्मोन को लेकर, तो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इससे हो सकती हैं। तो क्या है इसके लक्षण और क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन सी ऐसी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है, जानिए हमारे एक्सपर्ट से।
आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइड कंडीशन की कि इसमें क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हाइपोथायराइड क्या होता है। जब थायराइड हार्मोन बॉडी में कम हो जाता है उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायराइड। अवॉइड जो करना है, सबसे पहली चीज़ है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जिसमें कैबेज, गोभी, ब्रोकली आ जाती हैं। अगर कभी खानी भी है आपने तो बॉईल करके खाएं। सेकेंड जो चीज़ आपने अवॉइड करनी है वो है ग्लूटेन रिच प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। ग्लूटेन एक ऐसा प्रोटीन है जो मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, तो कोशिश करें मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स अवॉइड करें। तीसरी चीज़ जो अवॉइड करनी है वो है फैटी फूड्स, स्पेशली ट्रांस फैट आपने अवॉइड करने हैं जो कि चिप्स, पैकेज्ड फूड्स में पाए जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसमें खाना क्या चाहिए थायराइड लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। तो पानी जो है 3 से 4 लीटर पूरे दिन में पीना है, और अगर फिर भी आपको वाटर रिटेंशन रहता है तो कोशिश करें नमक की क्वांटिटी कम खाएं। इसके अलावा आप आयोडीन रिच फूड लें। आयोडीन में आपका आ जाता है सीवीड एंड फिश में एग्जाम्पल ट्यूना एंड कॉड। इसके अलावा आप सेलेनियम रिच फूड खाएं, जिसमें कि ब्राज़िल नट्स आ जाते हैं, सनफ्लावर सीड्स आ जाते हैं। तो इनका अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हैं आपको सेलेनियम जो है वो पूरा हो जाएगा। ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। और कुछ और भी चीज़ें हैं जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं, जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं, पूरे दिन में 1 घंटा आपने एक्सरसाइज ज़रूर देना है। और इसी के साथ हेलो इंडिया में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इतिहास की जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ। No force can stop the change whose time has come. An emerging global power in a fast-changing geopolitical environment. With a goal to modernize, to showcase our defenders who are always battle ready. Watch our special presentations featuring India's defense forces and their capabilities in The Defenders, only on Sunset TV. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब बारी है इतिहास जानने की। जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में, और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 22 सितंबर का नाम किस खास घटनाओं के तौर पर दर्ज है। फ्रांस का प्राचीन नाम गौल था। वर्ष 1792 में फ्रांस के इतिहास में प्रथम गणराज्य यानी फ्रांसीसी प्रीमियर रिपब्लिक की स्थापना फ्रांस की क्रांति के बाद हुई। नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस के प्रथम गणराज्य की स्थापना 22 सितंबर 1792 से शुरू हुई और अंत में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। बात करें इतिहास के दूसरे पन्ने की तो आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत संघ ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसका कोड नेम रखा गया था फर्स्ट लाइटनिंग। यह परमाणु परीक्षण 1949 में कजाकिस्तान में किया गया था। और अब अंत में बात करें इतिहास के तीसरे पन्ने की तो आज ही के दिन भारत पाकिस्तान के बीच दूसरे युद्ध के समापन की घोषणा की गई। 17 दिनों तक चले इस युद्ध में हजारों की संख्या में जनहानि हुई थी। 1965 में इस युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक हस्तक्षेप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ, जिसके बाद ताशकंद में दोनों पक्षों में समझौता हुआ। और इतिहास के बाद बात हमारे खास सेगमेंट फाइनेंस ज्ञान की, जो कि आपको जानकारी देगा कि कैसे आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकें। प्रीति, आज फाइनेंस ज्ञान में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की। आपको पता है निफ्टी क्या है? निफ्टी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है, और ये नेशनल और 50 दो शब्दों से मिलकर बना होता है, और इसे निफ्टी 50 भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो ये कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके क्या कुछ नॉर्म्स हैं, क्या कुछ कंडीशंस हैं, आइए बताते हैं हमारे एक्सपर्ट्स इस बारे में आपको। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निफ्टी बनाया गया है।
वे वहाँ पे 50 टॉप के जो कंपनीज होती हैं डिफरेंट सेक्टर्स की, उनको फ्लोटिंग स्टॉक के हिसाब से चूज़ करते हैं और उनमें मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी होती है, बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स को वो चूज़ करते हैं। तो ये निफ्टी एक बेंचमार्क है शेयर का मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो नॉर्मली बड़ी कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बेटर होता है, जो एटलीस्ट 6 महीने पहले लिस्ट हुई है, जिसके अंदर इम्पैक्ट कोस्ट कम से कम होता है 0.5%, उन स्टॉक्स को निफ्टी के 50 स्टॉक में इंक्लूड किया जाता है और ये बेंचमार्क स्टॉक है। और सेंसेक्स में टॉप के 30 स्टॉक्स लिए जाते हैं 30 कंपनीज के, और ये भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बड़े स्टॉक होते हैं। इनमें कंपनियों की जो लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट है वो 1 साल है तकरीबन। यहाँ भी इम्पैक्ट कॉस्ट कम होती है, टॉप बड़ी कंपनीज होती हैं, यहाँ भी 13 सेक्टर की कंपनियों को उसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। ये भी बेंचमार्क है। तो निफ्टी के बारे में आज हमने फाइनेंस ज्ञान में जाना है और अब बारी है कला जगत का रुख करने की। और आपको आज हम मिलाएंगे आज के कलाकार से, और आज के कलाकार है सितार वादक सईद जफर खान। आप देश विदेश के मंचों पर अपने सितार के मधुर सुरों से समा बांधते हैं। संसद टीवी के सभी दर्शकों को मैं सईद जफर खान नमस्कार आदाब करता हूँ। मैं आज राग आहिर भैरव बजा रहा हूँ। मेरे साथ तबले पर जंगर श्री बाबा लतीफ़ कर रहे हैं। राग आहिर भैरव।
उम्मीद है कि सितार की इस धुन के साथ आपकी जो सुबह है वो और मधुर हुई होगी। इसी के साथ हेलो इंडिया में मुझे और प्रीति को दीजिए इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।